अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग कैरेक्टर टेबल, और अब तक जो चीज़ें हम सीख चुके हैं उसमें ये हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप मालूम कर सकते हैं, और हमने ये डिस्कस किया है कि उसका मल्टीप्लिसिटी टेबल किस तरह बनेगा, और हमने एक छोटे मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल C2V जिसका कैरेक्टर पॉइंट ग्रुप था, उसका हमने कैरेक्टर टेबल भी इस्टेब्लिश करके आपको बताया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास और कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं रिगार्डिंग पॉइंट ग्रुप, तो मैंने ये सोचा कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के बजाय एक स्टेप पीछे चलते हैं और थोड़ा पॉइंट ग्रुप को ही थोड़ा सा और देखते हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ वो एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ है, यानी हम नेट के थ्रू इसको देख सकते हैं, और उसके लिए मैंने गूगल सर्च इंजन खोल लिया है और अब मैं उसमें लिखने जा रही हूँ सिमेट्री ऑटर बीन। देखिए, सिमेट्री ऑटर बीन, राइट। और इसका जो पहला रिजल्ट है सिमेट्री एट ऑटर बीन, ये मैं खोल रही हूँ। और ये एक ऑटर बीन यूनिवर्सिटी का एक पेज खुल गया है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा काम का इसलिए है क्योंकि ये हमारे जो पॉइंट ग्रुप और ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स हैं कि आप सीख सकते हैं कि सिग्मास क्या होते हैं और प्लेन क्या होती है, इन्वर्जन, प्रॉपर एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस। इसमें आपको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब सिमेट्रिक ऑपरेशंस में इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी ली हैं, वाटर की एग्जांपल्स है। ये मैं अभी आपको कहाँ से लेकर जा गई हूँ, अगर आप देखें तो मैं ये ट्यूटोरियल में लेके गई हूँ आपको, ठीक है ना। ट्यूटोरियल का मतलब ये है कि बिल्कुल इनिशियल एक चीज़ है और उसमें हम आ गए हैं। और अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल मैं रिफ्लेक्शन की बात चाह रही हूँ कि ओके मुझे रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है ना, तो वो बताएंगे कि ओके रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप रिफ्लेक्शन को कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, अमोनिया की, वाटर की, बेंजीन की, यहाँ पर भी दी हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आती हूँ वाटर की एग्जांपल, अच्छा इस वक्त कौन सी एग्जांपल खुली हुई है, अमोनिया की एग्जांपल खुली हुई है, ओके ये एक अमोनिया की एग्जांपल खुल गई है, राइट। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं इसमें रिफ्लेक्शन देखूँ तो इसमें कितने किस्म के रिफ्लेक्शंस हैं वो मुझे ये बताएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इस रिफ्लेक्शन की बात करती हूँ, फिर मैं इस रिफ्लेक्शन की बात करती हूँ, और फिर मैं इस रिफ्लेक्शन की बात करती हूँ। तो ये मुझे प्ले करके बता रहा है कि ओके इसमें कौन कौन से रिफ्लेक्शन मौजूद हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर रोटेशन, इम्प्रॉपर रोटेशन और ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो इनके साथ इस ट्यूटोरियल को लेकर चल सकते हैं। मैं जहां आपको लेके जाना चाह रही हूँ वो है गैलरी, और इस गैलरी के अंदर वो सारे पॉइंट ग्रुप्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा देखिएगा, C1 CICS, C इनफाइनाइट V D इनफाइनाइट H, CN DN CNV CNH DNH DND SN, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करूंगी और हो सकता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इसे खुद भी ऑफ कोर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, और थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे रिगार्डिंग जो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं स्पेशल ग्रुप में और जो डिफरेंट एक्सेस के सीज हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए किस तरीके से मज़ीद हेल्पफुल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की तरफ, और ये जितने भी पॉइंट ग्रुप्स में आपको नज़र आ रहे हैं ये सब इनकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी जाना चाहती हूँ C2V के अंदर, तो मैं ये चूज़ करूँगी CNV,
और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखिएगा कि इसके अंदर कितने एग्जाम्पल्स हैं। ये इसमें एग्जाम्पल C2V की हैं, C3V की कितनी एग्जाम्पल्स हैं, C4V भी है, इसमें C5V भी है, C6V भी है। ठीक है, तो अभी जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ इसके अंदर, उसके लिए मैं फिर से दोबारा इस सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का इंतखाब कर रही हूँ और वो है वाटर। मैंने जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया है और ये आपके पास आ गया है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा मैं इसको कर्सर की मदद से मूव कर रही हूँ, यानी आपके पास अगर माउस है तो आप उसका लेफ्ट बटन प्रेस कर कर जब इसको मूव करेंगे तो आप इसे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। अच्छा, C2V कैरेक्टर टेबल को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और हम सबको पता है कि उसमें कौन कौन से सिमेट्रिक ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें होता है आइडेंटिटी, C2, सिग्मा एक्जेट, सिग्मा वाईजेड। ठीक है, और हम वन बाय वन इसको बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। अच्छा, आइडेंटिटी को देखें आप, वो इनविजिबल सा है, यानी मैं उसको प्ले भी नहीं कर सकती और उसको प्ले करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी, जो चीज़ जैसी है जहाँ है वैसी ही नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिमेट्रिक ऑपरेशन है वो है C2 रोटेशन। C2 रोटेशन कैसी नज़र आएगी मुझे? C2 रोटेशन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा Z एक्सिस कौन सा है। तो हम सबको पता है हमारा Z एक्सिस ये वाला है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है। ठीक है, ये Z एक्सिस है, और जब मैं इसे मूव करूंगी तो ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। प्ले करेंगे इसे तो ये इस तरीके से अपनी जगह चेंज कर रहा है। अच्छा, इसमें आप एक्सेस भी देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर बॉक्स बना है मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आपको एक्सेस दिखा रहा है कि हम इस एक्सेस की बात कर रहे हैं। ये रहा जनाब C2 एक्सेस, इसको हम यहाँ से रखकर, यानी अभी वो जो इमेजिनरी एक्सिस था वो अब आपके सामने आ गया। आप अपने जहन में लेकर आइए कि आप इसको पकड़कर 180 पर मूव करेंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, और प्ले करके आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा C2 रोटेशनल एक्सिस, और आप इसे डिफरेंट एंगल से जिस तरह चाहें। अच्छा, यहाँ से ये बिल्कुल एरेक्ट हो जाएगा, अपनी बिल्कुल फ्रंट व्यू, सॉरी इसका अपर व्यू आ जाएगा। राइट, हम इसको यहाँ से अगर प्ले करके देखें तो हमें ये इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक, और अगर आप इसे मूव करें तो ये आपको C2 एक्सिस भी बहुत विजिबल है, और अब आप इसे प्ले करें तो आपको C2 रोटेशन बहुत अच्छे से नज़र आएगी। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। सिग्मा एक्जेड रिफ्लेक्शन वो होगी जो y एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही होगी यकीनन, और YZ रिफ्लेक्शन वो होगी जो कि x एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही होगी। और हम सबको पता है कि हमारा अगर Z एक्सिस इन द प्लेन है तो x हमारा आउट ऑफ द प्लेन होगा, और अगर x आउट ऑफ द प्लेन है तो YZ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? जो कि x एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा, और XZ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? जो y एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा। तो y कौन सा वाला है? जो यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है वो हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, अब अगर XZ रिफ्लेक्शन है, XZ का मतलब ये है कि वो y को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमने मिरर ऐसे लगाया हुआ है ना, क्योंकि y मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो y एक्सिस को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर मेरा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या बात करते थे? ऐसा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम इसे देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया ये मिरर, तो अब ये मिरर आपको नजर आएगा कि ओके, जिस टू साइडेड मिरर की हम बात करते थे वो ये ऐसा होता है। ठीक है ना, अब अगर इस मिरर के अंदर मैं देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ओके, ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली चीज़ हमें यहाँ इस तरीके से नजर आएगी, और ये हम प्ले करके भी देख सकते हैं। ये प्ले करेंगे तो हमें नजर आएगा कि ओके, ये ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा, वो उसको रोटेट करके नहीं बता रहा, ठीक है ना, वो तो रोटेट करके नहीं बता रहा कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ गई, नहीं, वो ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ यहाँ नजर आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ नजर आएगी। दोबारा देखिएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, और आई थिंक ये अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जिस वक्त हम इसके अंदर ये प्लेन आपको मिरर इस तरीके से लगाकर दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरा मिरर कौन सा है? इसमें दूसरा मिरर है YZ, और YZ का मतलब है x को बाइसेक्ट करना। ठीक है ना, तो अब मैं ये वाला मिरर हटा रही हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे, और अब हम YZ मिरर लगा रहे हैं। अब YZ मिरर ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें इसे मूव करके तो आपको ये नजर आएगा कि ओके, ये बाइसेक्ट कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल को। ठीक है ना, ये ऐसा है।
और यकीनी सी बात है कि जब ये इस मिरर पूरे मॉलिक्यूल में से गुजर रहा है और ऐसे बिल्कुल सामने रखा हुआ है, इसके ये बीच में से बिल्कुल गुजर रहा है, तो ये जो भी चीज़ है, ये जो ये वाला एटम है या ये जो भी हाइड्रोजन है, ये अपनी जगह में रहेगा, ये अपनी जगह में रहेगा। और अगर मैं इसे प्ले करूंगी तो मुझे ऐसा कुछ चेंज नज़र नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि दोनों ही हाइड्रोजन अपनी जगह में है। अच्छा, ये प्ले हो रहा है, आप इस ब्लू डॉट को देखिएगा कि जब मैं यहाँ पे प्ले का बटन दबाऊंगी तो ये प्ले होगा, लेकिन ऑफ कोर्स कोई चेंज नहीं है, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम मिरर लगाकर इस चीज़ को देख सकते हैं कि वो चीज़ जो हम इमेजिन करते थे, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी हेल्पफुल होंगी ये सारी चीज़ें कि आप इसको अपने हाथ से कर कर देख सकते हैं। तो C2V की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, उनको आप ट्राई कीजिए। C3V की एग्जाम्पल में अभी मैं लेके चलती हूँ आपको। हम अमोनिया की बात करेंगे, C4V की भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अच्छा, सारी एग्जाम्पल्स आप अगर देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो इस वजह से कि सारे मॉलिक्यूल बहुत सीधे सीधे नहीं हैं। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है ना, तो अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसके लिए आपका हाथ में आपका मॉडल आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है समझ भी आ जाए, ऐसी बात नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन जिनको मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया है, जैसे वाटर है, अमोनिया है, और नीचे अगर हम आएँ तो BRF5 है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर इसको मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जिन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रही हूँ वो तो आपने ज़रूर करनी है, इसके अलावा भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो परेशान ना हो, ठीक है? और कीप गोइंग कि आप दूसरी एग्जाम्पल से उन चीज़ों को जो आपको समझ नहीं आ रही मज़ीद समझने की कोशिश करें। तो अभी हमने किसकी बात की? C2V की एग्जाम्पल दी, और मैं इसमें आपको मज़ीद जो रिकमेंड कर रही हूँ ये आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी एक सिंपल मॉलिक्यूल है, 1,1-डाइफ्लोरोइथाइलिन। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मैंने इसमें क्लोरो लिया था, इन्होंने फ्लोरो लिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी C2V की एग्जाम्पल। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ C3V की एग्जाम्पल की तरफ, और हम उसमें देखेंगे कि हम मज़ीद उसको C3V को किस तरीके से मज़ीद एलाबोरेट कर सकते हैं, मज़ीद समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं C3V की एग्जाम्पल अमोनिया की तरफ। ये आ गया अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया का पॉइंट ग्रुप है C3V, और C3V के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने इसका मल्टीप्लिसिटी टेबल बनाया था, और हमने आपको ये बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्रिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आपके जहन में हो तो वो था आइडेंटिटी, 2C3, 3 सिग्मा V। देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है, 2C3, 3 सिग्मा V। ठीक है? अच्छा, इन एरोज का मतलब ये है कि अभी इनको मैं अगर मज़ीद ओपन करूंगी तो इसमें मज़ीद अभी कुछ है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था C3 तो किस तरह है इसके अंदर, वो इस तरह है कि पहली जो C3 की रोटेशन है वो है 120 की रोटेशन, जिसमें फॉर एग्जांपल ये वाला जो एटम होगा वो यहाँ आ जाएगा, वो वाला एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है? और 2C3 का मतलब ये है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और 3C3 का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन वापस अपनी जगह में पहुंच जाएगा। दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है? तो हमने ये कहा था 3C3 इज आइडेंटिटी, लेकिन हम इसके अंदर 2C3 की बात करेंगे। अच्छा, वहाँ मैंने एक बात और भी की थी, और वो यही की थी कि बाज़ जगहों पर 2C3 को C3-1 भी कहते हैं। ठीक है? अगर आपके जहन में ना हो तो आप वो मल्टीप्लिसिटी टेबल वाला लेक्चर निकाल के देखिएगा, वहाँ मैंने ये लिखा हुआ है कि 1C3 क्या है, और 2C3 का मतलब जो है वो C3-1 भी लेते हैं। -1 का मतलब ये हुआ कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो -1 का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज एक मूव कर लें। ये चीज़ अब आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। ओके, अब जरा देखिएगा C3, हमने कहा 2 C3 हैं, जिसमें से मैं जो कह रही थी वो थी 1C3 और 2C3, यानी एक 120 की रोटेशन, फिर दूसरी 120 की रोटेशन, और तीसरी 120 की जो रोटेशन थी वो आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम वहां पर तीसरी वाली रोटेशन को नहीं ले रहे, 2 को ले रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने 2C3 को क्या लिखा हुआ है, C3-1। ठीक है? अच्छा, रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा ऑफ कोर्स, अगर आप समझें तो। पहले मैं इसको प्ले करके बताती हूँ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस पहले तो आप इसका रोटेशनल एक्सिस देख लें कौन सा है। मैंने इस स्क्वायर बॉक्स में क्लिक किया तो आपको नजर आएगा, ओके ये है इसका रोटेशनल एक्सिस। ठीक है ना? ये इसका रोटेशनल एक्सिस है। हम इसको इस तरह रख लेते हैं।
जब मैंने इसको पहली दफ़ा मूव किया, ठीक है ना, इस पर नज़र रखिएगा, ये वाले पर, राइट। जब मैंने पहली दफ़ा मूव किया तो ये इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। मैं इसको कह रही हूँ 1C3, ठीक है। और जब मैंने दूसरी दफ़ा मूव किया तो ये वाला आ गया इधर, दैट इज 2C3। यानी ये वाला जो था, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था, वो 2C3 मूव करने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। और अगर मैं C3-1 मूव करूं तो भी यही बात है, ठीक है ना। आप देखें, जब C3 की रोटेशन हो रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, 1C3 2C3, राइट। लेकिन अगर मैं C3-1 मूव कर रही हूँ तो देखिएगा ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, रिजल्ट सेम है, ठीक है ना। यानी कि 2C3 का जो रिजल्ट है और C3-1 का जो रिजल्ट है वो सेम है, लेकिन रोटेशनल एक्सिस यही है, दैट इज दिस वन, ये C3। इसी रोटेशनल एक्सिस पर मैं एक C3 मूव करा रही हूँ, दूसरा C3 मूव करा रही हूँ, तो वही रिजल्ट आएगा जो कि मैं C3-1 मूव कराने पर जो है वो पाऊंगी। दोबारा देख लेते हैं इसे, ये देखिएगा, हम इसके ऊपर नजर रखते हैं, इस वाले के ऊपर, ठीक है। जब मैंने इसको पहली दफा मूव कराया तो ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। जब दूसरी दफा मूव कराया तो ये यहाँ आ गया, दिस इज 2C3, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्टली 2C3 लगाऊंगी तो क्या होगा कि ये वाला जो है इसको यहाँ आना चाहिए ना, तो आप देखें C3 माइनस करने पर ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2C3 और C3-1 इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। ये बात हमने मल्टीप्लिसिटी टेबल के अंदर भी अच्छे से की थी। चलिए, अब अगर ये रोटेशन हमें समझ में आ गई है तो मैं रोटेशनल एक्सिस हटाती हूँ और अब चलती हूँ सिग्मा वी की तरफ। अच्छा, इसमें 3 सिग्मा वी, राइट। अच्छा, अभी जब हम वाटर मॉलिक्यूल में गए थे तो उसमें भी 2 सिग्मा थे, लेकिन अलग अलग थे। देखते हैं वाटर में, दोबारा चलते हैं। वाटर में 2 अलग अलग सिग्मा थे, ये वाला अलग था, सिग्मा XZ अलग था, सिग्मा YZ अलग था, ठीक है। अलग कैसे था? अलग ऐसे था कि अगर मैंने इस वाले सिग्मा को लगाया हुआ है तो दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह में है, मूव नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये वाला सिग्मा लगाया हुआ है तो ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह में नजर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह में नजर आएगा, हमें रिप्लेसमेंट नजर आ रही है। इस वजह से ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग करके लिखे हैं, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। जबकि अमोनिया के केस में मैंने लिख दिया बस 3 सिग्मा वी। अब जब मैं इसे खोलूंगी ना तो उसमें सिर्फ सिग्मा वी ही रिफ्लेक्शन है, सिग्मा वी, ये भी सिग्मा वी, सिग्मा वी, तीनों में ही। अच्छा, हमने इसको किस तरह अलग अलग किया था, हमने कहा सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक सिग्मा वी है, दूसरा भी सिग्मा वी है, इनको भी सिग्मा वी कहा। अच्छा, इसको अलग अलग क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये तीनों एक जैसे हैं। एक जैसे का क्या मतलब है? एक जैसे का मतलब ये है कि अगर मैं ये सिग्मा लगाती हूँ, एक सिग्मा लगाती हूँ, तो क्या हो रहा है, ये अपनी जगह में है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये सिग्मा लगाती हूँ तो ये अपनी जगह में है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। और अगर मैं ये सिग्मा लगाती हूँ तो ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह में है और ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों सिग्मा एक जैसे है। वाटर के केस में ऐसा नहीं था, वहां मुझे अलग अलग करके लिखना पड़ा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तीनों सिग्मा एक जैसे हैं, अब आप देखें, ये आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा कि ये पिरामिड के अंदर है, ठीक है ना, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है और मैंने इसमें ऐसे सिग्मा लगाया हुआ है। तो अब कैसा होगा कि ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह में नजर आएगा और ये एक्सचेंज हो जाएंगे। चाहे तो प्ले करके भी देख लेते हैं, ये ऐसे नजर आएंगे, ठीक है ना। वाला हाइड्रोजन इसकी जगह में नजर आएगा, दूसरा सिग्मा ऐसा लगा हुआ होगा, ठीक है। प्ले करके देखते हैं कैसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा। तीसरा सिग्मा ऐसा होगा, प्ले करके देखते हैं कैसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सिग्मास प्रेजेंट हैं। C3 जो 2C3 हैं उनका मतलब क्या है। 2C3 भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया है और तीनों सिग्मास भी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो अब C3V के भी इसके अंदर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको लगे कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये आ गई है C4V की एग्जाम्पल, BRF5।
ये आ गया हमारे पास। इसमें भी अच्छा, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर इस चीज़ को सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब आप इसका कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा 2C4, एक C2 रोटेशनल है इसके अंदर, 2 सिग्मा V है और 2 सिग्मा D है। मैडम राहिला ने यकीनन आपसे इसका डिस्कशन भी किया होगा कि सिग्मा V क्या होते हैं, सिग्मा D क्या होते हैं, वो भी अभी हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, C4 रोटेशनल 2 है। अब इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हमने अमोनिया में की थी कि वहां पर हमने कहा था C3 2 है, जबकि रोटेशनल एक्सिस वही था। देखिएगा अमोनिया के अंदर जो हम बात कर रहे थे रोटेशनल एक्सिस हमारा यही था, यही ये वाला। इसी रोटेशनल एक्सिस पर C3 भी था और इसी रोटेशनल एक्सिस पर C3-1 भी था। एक ही रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है। और जो मैं अब एग्जांपल ले रही हूँ BRF5 की, उसके अंदर भी ये ही रोटेशनल एक्सिस है, ये वाला, ये वाला। मैं इसको ऐसे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। यही रोटेशनल एक्सिस है इसके अंदर C4 का, और इसमें हमें नजर आएगा कि ओके इसके अंदर 2 C4 रोटेशन है। अच्छा, अब वो कौन कौन सी है? एक C4 कह रहे हैं, एक C4-1 कह रहे हैं, राइट। C4 कौन सी वाली होगी? जिसके अंदर ये वाला, या चले ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर, और ये वाला इधर, लाइक दिस, ठीक है। जो दूसरी रोटेशन होगी ना C4 की, जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो दूसरी C4 की रोटेशन होगी, जब पहली C4 की रोटेशन की थी तो ये वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चला गया था, ठीक है। और जब मैं दूसरी C4 की रोटेशन करूंगी तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ, है ना। पहली C4 की रोटेशन पे यहाँ, दूसरी C4 की रोटेशन पे यहाँ। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है तो ये एक्चुअली 180 की रोटेशन है, ये वाली रोटेशन है कि इसमें ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है। देखिए ये C2 है। तो अब जब अमोनिया के केस में हमने पहली रोटेशन को कहा 1C3, दूसरी रोटेशन को कहा 2C3 और तीसरी रोटेशन को कहा 3C3, दैट इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी। अब यहाँ सुनिएगा मैं यहाँ क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आया ये है 1C4, जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आया ये है 2C4, लेकिन ये 2C4 एक्चुअली किसके बराबर है? C2 रोटेशन के बराबर है, ये वाली C2 रोटेशन, ठीक है। रोटेशनल एक्सिस इसका भी वही है, यही वाला, यही C2 भी है रोटेशनल एक्सिस, यही C4 भी है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ है कि जो पहली रोटेशन है वो C4-1 कह रही हूँ मैं इसे, जो 2C4 है मैं कह रही हूँ वो C2 के बराबर है, जो 3C4 है वो फिर ये एक और C4 रोटेशन है, और C4-1 जिसको मैं कह रही हूँ वो 3C4 के बराबर है। अब आप जरा देखिएगा, जब C4-1 कह रही हूँ वो 3C4 के बराबर कैसे है? 3C4 का मतलब क्या हुआ? 3C4 का मतलब हुआ पहला वाला यहाँ आया ये 1C4 है, फिर एक और रोटेशन की तो ये वाला यहाँ आया ये 2C4 है, और 2C4 को मैंने किसके बराबर कहा? C2 के बराबर। कौन सा C2? ये वाला C2, ठीक। फिर जब ये वाला यहाँ आया मैंने इसको कहा 3C4, ठीक है। तो अब C4 टोटल कितने हो गए? पहला C4 यहाँ से यहाँ और दूसरा C4 यहाँ से यहाँ। इसको मैं C4 क्यों नहीं कह रही? इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ से यहाँ की जो 2C4 की रोटेशन है एक्चुअली वो C2 रोटेशन के बराबर है, राइट। तो ये 1C4 2C4 इक्विवेलेंट टू C2, ये 3C4 जिसको मैं C4 ही कंसीडर करूंगी, और यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो दैट इज 4C4 विच इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी, मैं उसको भी कंसीडर नहीं करूंगी। तो अब हुआ क्या कि इस C4 रोटेशन के अंदर एक C4, ये C4 रोटेशन है, हम इसको प्ले करते हैं, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर एक C4-1 है जिसको मैं 3C4 भी कह रही हूँ, ठीक है। मैं 2C4 नहीं कह रही, मैं इसको 3C4 भी कह रही हूँ। जिस तरीके से वहां मैंने अमोनिया के केस में 2C3 कहा था C3-1 को, मैं यहाँ पर C4-1 को 3C4 भी कह रही हूँ, ठीक है ना। 3C4 में क्या हो रहा था? ये वाला 1 2 3 3C4, और C4-1 का क्या मतलब है? यही मतलब है कि ये वाला यहाँ आ गया, राइट। ये जो C2 रोटेशन है
ये C2 रोटेशन तो है, ऑफ कोर्स है, लेकिन ये एक्चुअली 2C4 के बराबर है। 2C4 का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो जहन में बस सिर्फ ये लेकर आइए कि जब आपके पास C4 मॉलिक्यूल है तो इसमें ये 1C4 है, ये 2C4 है, 2C4 इक्वलेंट टू C2, ये 3C4 है जिसको मैं C4-1 भी कह रही हूँ, और ये 4C4 है जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। रोटेशनल एक्सिस मेरा यही है, दैट इज दिस वन, ये एक ही रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है ना। तो जब आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि मैडम हाँ कैरेक्टर टेबल में तो लिखा हुआ है 2C4, तो क्या ये स्पेशल है, या अमोनिया के केस में 2C3 लिखे हुए तो क्या ये स्पेशल है, क्योंकि हमारी स्पेशल की क्या थी, पहचान क्या थी कि उसके अंदर एक से ज़्यादा CN एक्सिस हो और N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। तो C3 को आप 2C3 समझते हैं कि उसके अंदर 2C3 एक्सिस है, नो, एक्सिस वही है अमोनिया के केस में भी। दोबारा देखें, अमोनिया के केस में भी जो हमारा एक्सिस है वो यही है, यही है, ठीक है। और इसी एक्सिस के ऊपर C3 की रोटेशन भी है और इसी के ऊपर भी 2C3 या C3-1 की रोटेशन भी है, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन और BRF5 के अंदर भी ऐसा ही है कि ये वाला जो हमारा है यही हमारा C4 का रोटेशन है, इसी के ऊपर इसी रोटेशनल एक्सिस पे C4 भी हो रही है, इसी रोटेशनल एक्सिस पर C4-1 भी हो रही है, और इसी रोटेशनल एक्सिस के ऊपर C2 भी हो रहा है, ठीक है ना। रोटेशनल एक्सिस एक ही है, ये इस 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पेशल का क्या मतलब है, कि स्पेशल में एक से ज्यादा CN एक्सिस ही होते हैं, यहाँ एक्सिस एक ही है और एक से ज्यादा रोटेशन है, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि एक से ज्यादा एक्सिस होते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं स्पेशल ग्रुप की तरफ। अभी मैं बीच में से स्किप करके आपको टेट्राहेड्रल की एग्जांपल ले लेते हैं, आसान सी, मीथेन। ये आ गई मीथेन की एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे पास ये टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। अब जरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा अभी जब आप इसका कैरेक्टर टेबल खोलेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें 8C3 रोटेशन लिखी है, लेकिन इसमें जो रोटेशनल एक्सिस है वो 4 है। अभी बताती हूँ कैसे। ये देखें 8C3 रोटेशन एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो रोटेशनल एक्सिस है वो 4 है, C3 रोटेशन, C3 रोटेशन, C3 रोटेशन, C3 रोटेशन। ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। और मैं इसे आपको प्ले करके बताती हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। दूसरा एक्सिस ये रहा, इसमें से पास हो रहा है, इसको प्ले करके बताती हूँ, ये कैसे C3 है। ये तीसरा एक्सिस है, ये रहा, इस वाले में से पास हो रहा है, इसको प्ले करके बताऊं तो ये मूव होगा। चौथा एक्सिस यहाँ है, इसको प्ले करेंगे तो ये, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर अमोनिया के केस में क्या था, अमोनिया के केस में एक ही C3 एक्सिस था और उसी पर ही 1C3 भी था, 2C3 भी था। अब यहाँ पर देखें, एक C3 एक्सिस ये है जो इस हाइड्रोजन में से पास हो रहा है, यानी 4 हाइड्रोजन है, चारों में से पास हो रहा है। एक ये है, एक ये है, एक ये, चारों हाइड्रोजन में से अलग अलग C3 पास हो रहे हैं, दैट इज स्पेशल, ठीक है, ये है स्पेशल, राइट। अब इसमें 8 क्यों लिखे हुए हैं, वो 8 इसीलिए लिखे हुए हैं कि हर C3 का एक C3-1 भी है, यानी 2C3, ठीक है। 3C3 क्यों नहीं है, 3C3 इसलिए नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 8C3 रोटेशन में तो 8C3 लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 8 रोटेशनल एक्सिस हैं, नहीं, रोटेशनल एक्सिस 4 हैं, 1 2 3 4, ये नजर भी आ रहे हैं आपको, ये स्टिक्स से नजर आ रहे हैं, राइट। और हर एक का, हर रोटेशनल एक्सिस का एक एक -1 भी है। मैं ये हटाकर आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। हम कोई एक रोटेशनल एक्सिस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्सिस ले लिया, ये इसका रोटेशन है और ये इसका -1 है, राइट, यानी 2C3, C3-1 को मैं 2C3 भी कह सकती हूँ, ठीक है ना। ओके, प्ले करके देखें इसे, जी, ठीक है।
और इसका -1 प्ले करके देखें, इसी रोटेशनल एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि ये पहला है तो मैं पहला वाला ही C3 -1 ले रही हूँ, तो यकीनन ये इसी का -1 होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये हटा दिया और मैंने दूसरा वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला। ठीक है, अब इसको प्ले करें, राइट, और अब इसका -1 प्ले करते हैं ऐसे, राइट। तो इसी तरीके से 4 C3 हैं और 4 C3 -1। अच्छा, इसमें C2 रोटेशन भी हैं, हमने देखा हुआ है, इसके अंदर C2 रोटेशंस भी हैं, ये वाली। अगर आपको याद हो तो हमने इन्वर्जन के लिए इसको देखा था, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने इम्प्रॉपर रोटेशन के लिए इसको देखा था। इसमें C2 रोटेशन भी है, इसमें आप S4 भी देख सकते हैं कि S4 इसके अंदर आप किस तरह देख सकते हैं कि S4 रोटेशन कैसे नज़र आएगी, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो वो आपको करके दिखाएगा कि ओके इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से ये दो चीज़ें हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि इम्प्रॉपर रोटेशन क्या है। इम्प्रॉपर रोटेशन ये है रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। तो ये पहले आपको क्या दिखा रहा है, एक रोटेशन करके दिखा रहा है और फिर उसके बाद दिखा रहा है कि ओके रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल वही चीज़ नज़र आएगी। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने देखी है वो जो आपकी एक कन्फ्यूजन थी कि एक से ज़्यादा C3 हैं अमोनिया के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी, तो वो जो है वो स्पेशल होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ अब आप, मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा C3 होने का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस जा रही हूँ BRF 5 में, वो हमारी एग्जाम्पल अधूरी रह गई थी। ओके, हमने इसमें क्या क्या चीज़ें समझ ली। हमने इसमें C4 समझ लिया, 2C4 जो कि C2 के बराबर है, 3C4 जिसको मैं C4 ही कह रही हूँ, और 4C4 जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, तो हमने इसमें ये रिलेशन समझ लिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर सिग्मा V और सिग्मा D कौन से हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैंने वहाँ पर आपको वाटर के केस में ही बताया था कि वहाँ पर उन्होंने सिग्मा एग्जैक्ट सिग्मा YZ अलग अलग करके लिखा हुआ था। क्यों अलग अलग करके लिखा हुआ था, क्योंकि वो दोनों एक जैसे नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने सिग्मा V और सिग्मा D अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं है। लेकिन क्योंकि ये दो सिग्मा V एक साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे। अब ये किस तरह एक जैसे होंगे, लगा कर देखते हैं। सिग्मा V का मतलब ये है कि ये इस तरह पास हो रहा है, ठीक है ना, BRF 5 के मॉलिक्यूल में से इस तरह पास हो रहा है। अच्छा अब जरा देखिएगा इसे कि जब ये इस तरह पास हो रहा है तो ये वाला एटम जो है अपनी जगह में है, ये वाला फ्लोरीन अपनी जगह में है, ये वाला फ्लोरीन अपनी जगह में है, और ये एक्सचेंज हो जाएंगे। प्ले करके देख लेते हैं ऐसे। ठीक, अच्छा दूसरा जो सिग्मा V है वो भी ऐसे ही होगा कि इन एटम्स में से पास हो रहा है ना। ये दोनों सेम सिग्मा V's हैं, ये दोनों सेम सिग्मा V's हैं जो कि एटम्स में से पास हो रहे हैं। और इसको भी मैं प्ले करके दिखाऊं आपको, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए इनको दो अलग सिग्मा V करके रखा है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये हटाती हूँ और अब हम देखते हैं कि सिग्मा D कैसे होते हैं। इसमें 4 सिग्मास है ना, क्योंकि ये इधर से भी इसका सिग्मा आएगा। अब अगर इसका सिग्मा D देखें तो कैसा है, ये वाला सिग्मा। ठीक है, अब इस सिग्मा को जरा देखिए, इसमें क्या हो रहा है। इस सिग्मा के अंदर सिर्फ ये अपनी जगह में रहेगा, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा। प्ले करके देखते हैं ऐसे। ठीक है, और ये सिग्मा D लगाएंगे तो ऐसे। अच्छा इसको मैं दिखा भी देते हैं कि ये ऐसा है, और इसको प्ले करके देखते हैं तो ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये दो सिग्मास क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए इनको एक साथ रखा है, ये दो सिग्मास एक जैसे हैं इसलिए इनको एक साथ रखा है। अच्छा, सिग्मा D एक्चुअली सिग्मा V ही है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिग्मा D कहते हैं। हम इसको यूँ पहचान सकते हैं कि सिग्मा V आमतौर पर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सिग्मा V जो है वो एटम्स में से पास होता है और सिग्मा D एंगल में से पास होता है। ज़रा देखिएगा, एंगल में से पास हो रहा है, ये जो हमारे बीच की जगह है उसमें से पास हो रहा है। तो हम आमतौर पर सिग्मा D उसको कहते हैं जो कि हमारे इस साइड से पास होता है, राइट।
तो ये अभी हमने एग्जांपल देख ली है BRF5 की कंप्लीट, कि जिसमें आपको C4 रोटेशन एक्सिस की भी समझ आ गई होगी और C4-1 की भी समझ में आ गई होगी। और C4-1 का मतलब 3C4, और 2C4 को मैं 2C4 नहीं कह रही बल्कि C2 रोटेशन कह रही हूँ, क्योंकि उस 2 दफ़ा C4 का मतलब है 1 दफ़ा की C2 रोटेशन, ठीक है ना। तो ये है BRF5 की एग्जांपल, जो कि है C4 वीक पॉइंट ग्रुप से। ओके, तो अब हमने ये जो एग्जांपल्स देखी हैं सारी, ये मैंने अभी CNV खोला था। आपके पास बहुत सारे पॉइंट ग्रुप्स हैं। आप CNH की एग्जांपल देख सकते हैं, DNH में भी जो एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं वो ये भी है, पैराडाइब्रोमोबेंजीन, ये हम एग्जांपल कर चुके हैं। इसके अलावा हम D3H की ये एग्जांपल कर चुके हैं, BF3 की, ठीक है ना। इसमें भी ये जो जो चीज़ें हैं आप अच्छे से करके देखिए, समझ आती हैं। बहुत अच्छी बातें नहीं समझ में आती है पूछिए, यकीनन आपको गाइड किया जाएगा। इसी तरीके से ये PCL5 की एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी आपसे कि ये भी D3H है, ठीक है ना। जिनको ना समझ में आया हो कि ये कैसे D3H है, वो यहाँ पर इसको करके देखेंगे कि इसमें सिग्मास आपको बताएंगे वो कि सिग्मा H रिफ्लेक्शन कौन सा है, इसमें 3 सिग्मा भी कैसे हैं, ठीक है ना। जो D ग्रुप है इसकी खास पहचान क्या थी कि अगर ये D3 है तो इसमें 3 C2 परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी देखें 2C3 लिखा हुआ है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसमें 2 C3 एक्सेस है। ये वही वाली बात है, एक C3 है, एक C3-1 है। C3-1 को मैं 2C3 भी कहती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको DNH की एग्जांपल में मिलेंगी। अच्छा, इसमें आपको आइकोसाहेड्रल की एग्जांपल भी मिलेगी। आइकोसाहेड्रल, जिसको देखने का आप लोग बहुत इश्तियाक रखते हैं, ये है वो आइकोसाहेड्रल। और इसके सिमेट्रिक ऑपरेशंस भी ज़रा देखिएगा, 12C5 हैं, 12C5-2 हैं, 20C3 हैं, इसमें 15C2 हैं, 12S10 हैं, 12S10-3 हैं, 20S6 हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट ग्रुप है ये एक। अच्छा, ये इसके अंदर ज़्यादा मज़ा उस वक्त होगा जिस वक्त ये आप के हाथ में होगा। आप इसको बनाएं अगर, और उसके बाद आप इसको ये सारे रोटेशनल ऑपरेशंस इसके ऊपर अप्लाई करें और आपके हाथ में भी हो ये, तो मेरा ख्याल आप इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। देखें इसके अंदर इम्प्रॉपर रोटेशन कैसे आपको नज़र आएगा। ये मैंने बिल्कुल ऐसे रख दिया, आप देखें ये इसके अंदर एक पेंटागन है ये, ठीक है, और इसके पीछे भी एक पेंटागन है, ये 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 और जो जो इसका कॉर्नर है वो पीछे वाले का साइड है, जो इसका कॉर्नर है वो पीछे वाले का साइड है, जो आगे वाले का साइड है वो पीछे वाले का कॉर्नर है। और ऐसी ही एग्जांपल हमने ली थी बेंजीन नहीं, हमने वो एग्जांपल ली थी फेरोसीन की जो हमने एग्जांपल ली थी, उसमें हमने यही देखा था कि एक जो पेंटागन था और जो दूसरा पेंटागन था वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्लिप्स थे। अच्छा, यही चीज़ हमने ऑक्टाहेड्रल में भी देखी थी। ऑक्टाहेड्रल में ट्रायंगल्स थे, ठीक है ना, और वो 2 ट्रायंगल्स ऐसे थे कि एक आगे वाले ट्रायंगल की अगर कॉर्नर होता था तो पीछे वाले ट्रायंगल का जो है वो साइड होती थी। तो यहाँ पर इसमें भी आपको इम्प्रॉपर रोटेशन नजर आएगा। तो अगर इम्प्रॉपर रोटेशन की आपको अच्छे से एग्जांपल देखनी है तो वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बनाया कैसे जाए, अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसके अंदर सिर्फ ट्रायंगल्स हैं, जो कि ट्रायंगल्स से ट्रायंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और इन ट्रायंगल्स को भी ऐसे करके ट्रायंगल से ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक पेंटागन ऊपर बनेगा, एक पेंटागन नीचे बनेगा ऐसे ये वाला, और ये ट्रायंगल्स का एक पूरा जमे गफीर है, ठीक है। तो इसके अंदर आई थिंक 20 ट्रायंगल्स आपको चाहिए होंगी, 5 ऊपर चाहिए होंगी, 5 नीचे, और ये 10 के करीब हैं, ठीक है ना। तो 20 ट्रायंगल्स आपको चाहिए होंगी साइड में ये पूरी, और 5 ऊपर 5 नीचे। तो इस तरीके से आप अपना पेंटागन बना सकते, आइकोसाहेड्रन बना सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत आपको इजीली पता लग जाएगा कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसे बनाइए घर के अंदर, और इसकी भी एग्जाम्पल्स देखिए। अल्लाह करे कि यूनिवर्सिटी खुलें और हम ये आपके हाथों में ऑफ कोर्स ये देखेंगे और आपके हाथ में ही होगा तो इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक
हमारे पास टाइम है और ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, तो इट वुड बी गुड कि अगर आप प्रैक्टिस करें और आपके हाथ में ये मॉडल्स भी हों। आप टेट्राहेड्रल भी खुद बना सकते हैं, आप ऑक्टाहेड्रल भी खुद बना सकते हैं, आप आइकोसाहेड्रल भी खुद बना सकते हैं, और ये चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो सब बात इंटरेस्ट की है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो यकीनन आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो थी वो सिर्फ इसलिए हेल्पफुल थी आपके लिए कि आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। और पॉइंट ग्रुप को ज़रा और अच्छे से देख लें, उसके बाद हम मज़ीद आगे चलेंगे। तो आपकी ये मज़ीद समझें प्रैक्टिस के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉडल्स और कुछ एग्जांपल्स मांगी थी, तो यहाँ पे बेशुमार बहुत सारी जो है वो आपको मिलेंगी एग्जांपल्स जो आपको अच्छी लगती है, जो आपसे इजीली सॉल्व होती है, आप उसे कीजिए। जो आपकी समझ में नहीं आती आप पूछिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो आई होप कि आप सब इसको ट्राई करेंगे और आप सबको करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी इस सब्जेक्ट पर्टिकुलरली पॉइंट ग्रुप को और ये रोटेशन और इम्प्रॉपर रोटेशन और रिफ्लेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। ओके।